बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से, और आपको बताते चलें कि पंजाब और केपी के असम्बली के इलेक्शन की जो तारीख़ है उसमें अब कानूनी जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको ये भी बताते चलें कि इस हवाले से PDM में जो है इख्तिलाफ़ राय मौजूद है। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ और चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ और चाहती है, PDM एक पेज पर नहीं नज़र आती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर तरीके से आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शंस की डेट्स भी दी जाएं, इलेक्शन भी लड़े जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला किया जाए। इसके बिल्कुल बरक्स दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश ऐसी लगती है कि इंतखाबात से दूर रहा जाए। यही वजह है कि PDM की ये कोशिशें हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात पर राज़ी किया जाए कि इलेक्शंस जो हालिया ज़िमनी इंतखाबात भी कराची के और दूसरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों के हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नामजदगियाँ वापस कराई जाएँ। यानी ये पैगाम दिया जाए कि इस वक्त मुल्क चूँकि इलेक्शन के का मुतहम्मिल नहीं है, इसलिए इन इलेक्शन से कहीं बेहतर होगा कि इन इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया जाए या इनमें हिस्सा नहीं लिया जाए, क्योंकि ये सीटें पहले ही ये सीटें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। अगर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत लेती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स अगर PDM की जमातों में से कोई भी जमात इन इलेक्शंस में हिस्सा लेती है और उसे नाकामी का सामना होता है, तो ऐसी सूरत में जब आम इंतखाबात होंगे तो पार्टीज़ का गिराफ गिरेगा या PDM का गिराफ गिरेगा। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस बात पर राज़ी कर लिया जाए कि इलेक्शंस में हिस्सा लेने के बजाय इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया जाए या इलेक्शंस से किनारा कशी इख्तियार की जाए, ताकि एक तरफ ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे हैं 33 नशिस्तों पे उनसे भी दूर रहा जाए, दूसरी जानिब जो 2 असम्बलियों के आम इंतखाबात होने हैं उनकी भी तारीख ना दी जाए। लेकिन दूसरी जानिब ये चूँकि आइनी मसला भी है और कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ गए हैं, इसलिए आज वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि जहाँ से भी लगा कि आइन को ख़तरा है इसका मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि हमारी जमात हमेशा गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़ रही है और आइंदा भी रहेगी। मुशर्रफ का दौर एक इम्तिहान था, हमारे वोट के हक़ आवाम के पेट और जेब पर डाका मारा गया। यानी नाज़रीन, अब ऐसा नज़र आता है कि शायद PDM में मज़ीद दरारें पड़ें। साथ साथ आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पर अब भी बरहम नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम अरबों रुपए खर्च करते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन वक्त पर इंतखाबात ना कराए तो क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी ना होगी। बहरहाल नाज़रीन, अब देखना ये भी होगा कि एक तरफ ये तमाम मामला चल रहे हैं, दूसरी जानिब हल्का बंदियों के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने अपना धरना तो मौखर कर दिया, लेकिन एक तरफ जहां उनको यकीन दहानी हल्का बंदियों के हवाले से कराई गई, वहाँ दूसरी जानिब कौमी मामलात भी थे। यानी कौमी मफाद में भी ये धरना जो है ये मज़बूत साबित नहीं होता, इसलिए कि एक तरफ जो एक्सपो जारी थी जिसमें तकरीबन 50 ममालिक जो हैं वो इन मशक़ों में हिस्सा ले रहे थे, दूसरी जानिब PSL का आगाज़ होना था और ऐसे मोड़ पर किसी भी किस्म का धरना जो दिया जाता किसी सियासी जमात की जानिब से उसका बैनुल-अक़वामी मार्केट में अच्छा इम्पैक्ट ना जाता। एक तरफ पाकिस्तान के मौशी हालात हैं, दूसरी जानिब सियासी जमातों की अपनी आपस के इख्तिलाफ़ात हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन मुल्क में महंगाई का जो तूफ़ान आ रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है। हम देखते हैं कि अब अशिया खुरनोश जो हैं वो आम आवाम की पहुँच से दूर हो चुकी हैं, चाहे हम मुर्गी की बात करें, अंडों की बात करें, दालों की बात करें, आटे की बात करें, तमाम चीज़ें अब एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले आम शख्स की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। नाज़रीन, कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि हमारी तनख्वाह में उस तरीके से इजाफा नहीं हो रहा जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, और अगर ये रेशो ये सिलसिला जारी रहा तो फिर एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम होने तक पहुँच सकती है। बहरहाल नाज़रीन, इन तमाम वालों से हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं शाहनवाज जदून, उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। शाहनवाज साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप?
शाहनवाज साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। शाहनवाज साहब तक शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही, नहीं जा रही है। हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं शाहनवाज साहब। जी शाहनवाज साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? शाहनवाज साहब से हम दोबारा रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं शाहनवाज जदून साहब, जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर सूबाई असम्बली हैं। खुशामदीद कहना चाहेंगे प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। सर मुझे बताइएगा कि यानी जो पीडीएम है उसमें दरारें नज़र आती हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आइन की बालादस्ती चाहती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का ये भी कहना है कि जी किसी सूरत भी कोई गैर आइनी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप क्या समझते हैं सर? क्योंकि अब लगता है ऐसा है कि इंतखाबात की जो तारीख है ख़ास तौर पे केपी के और पंजाब असम्बली की, उसमें भी अब इख्तलाफ नज़र आता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो भागने की चक्कर में है, और जाहिर है जिस तरह हालात चल रहे हैं और जितने भी सर्वे आए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है, तो इसलिए ये भागने के चक्कर में है, लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे। जाहिर है केपी के असम्बली और पंजाब असम्बली डिसॉल्व हो चुकी है, और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने इन्होंने। आइन यही कहता है कि हम 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने। अब खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर, उनका तो कोई ये आईनी हक ही नहीं है कि वो इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखे कि हालात साजगार नहीं है। ठीक है शाहनवाज साहब, हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान शब्बीर कायम खानी ने। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। शब्बीर भाई मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? अच्छा, शब्बीर भाई से हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहनवाज साहब आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब अब जबकि यानी कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर्स आ गए हैं, और लगता ऐसा है कि शायद जल्द या बदेर लेकिन इंतखाबात की तारीखों का ऐलान ज़रूर कर दिया जाएगा। एक तरफ तो आप बड़े पुरज़म हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इलेक्शंस के हवाले से। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या समझते हैं, आपको क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी पंजाब में ख़ास तौर पे और केपी के में इलेक्शन लड़ने के हवाले से? शाहनवाज साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? शाहनवाज साहब, अच्छा हमारा राब्ता शायद फिर मुनक़ता हुआ है। शब्बीर भाई सर्वे हुए हैं और लोग, जी जी आपकी आवाज आ रही। जी शाहनवाज साहब क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अच्छा नाज़रीन, हम फिर एक ब्रेक लेना चाहेंगे, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं शब्बीर कायम खानी, रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। उनको हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर कायम खानी साहब। जी वालेकुम सलाम। नाज़रीन इसके अलावा शाहनवाज जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहरहाल हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शब्बीर कायम खानी साहब से। शब्बीर साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जो धरना होना था हल्का बंदियों के हवाले से, उससे मौखिर किया गया। सर यकीन दहानियाँ कराई गई हैं या कौमी मफाद में धरना जो है ना वो मौखिर किया गया? क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये जो आपने जो जिक्र किया है कि यकीन दहानी कराई गई है या मुल्की मुफाद में ये धरना आपने मुलतवी किया है जी, तो ये समझो दोनों ही बातें हैं। ठीक। वो इस तरह से हैं कि एक तो ये देखें कि धरना हम कर क्यों रहे थे।
धरना इसलिए कर रहे थे कि आपको पता है कि जो डिलिमिटेशन कराची में की गई है, कराची और हैदराबाद में जो हल्काबंदी की गई है, तो वो सिर्फ कराची शहरियों के साथ एक नाइंसाफी की गई है। एक पर्टिकुलर किसी एक मखसूस पार्टी के साथ नहीं, एमक्यू के साथ नहीं, बल्कि पूरे कराची के शहरियों के साथ और हैदराबाद के शहरियों के साथ ये ज्यादती की है इन्होंने। अच्छा, बहुत से हल्के ऐसे हैं जो बहुत कम वोटों पर आबादी पर बनाए गए हैं, और बहुत से ऐसे हल्के हैं जो बहुत ज्यादा आबादी और वोटों पर बनाए गए हैं, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपने मनपसंद जो हल्के थे, जहां इनके वोटर थे, वहां पे इन्होंने कम वोटों पर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है, और जहां इनको पता है कि हमें वोट नहीं पड़ेंगे, वहां बात बहुत ज्यादा वोटरों पर यूसी बनाई है। तो ये एतराज एमक्यू का काफी अरसे से रहा है, और एमक्यू इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने केस को हमारा सुना, और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप चले जाएं, सिंध गवर्नमेंट से बात करें, और वो इलेक्शन कमीशन सिंध से बात करें, क्योंकि ये उनके डोमेन में आता है। तो यहाँ भी आकर बात की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सिंध हुकूमत से भी बातें हुई हैं। सर लेकिन सिंध हुकूमत ने तो डी नोटिफाई भी कर दिया था ना, इलेक्शन कमीशन ने फिर आपकी बात नहीं मानी, या वो नोटिफिकेशन माना ही नहीं गया जो सिंध हुकूमत ने नोटिफाई किया था, डी नोटिफाई किया था 10A का, इन्होंने विड्रॉ भी किया था। हमारा मौक़िफ़ ये था कि जो मौजूदा, चलो मान लेते हैं, हम तो क्लेम करते हैं 3 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है ये, लेकिन चलो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के सपोज के तौर पर अगर 1 करोड़ 60 लाख का भी शहर है, जो सरकारी आदाद और के मुताबिक, उसके मुताबिक भी 100 से ज्यादा यूनियन काउंसिल में इजाफा होना है इस शहर के अंदर। लेकिन उस पे 73 पे फिर आकर ये बातचीत होती, हमने कहा चलो 73 पे कहीं नेगोशिएशन हुए, लेकिन 53 पे तो इन्होंने एग्री किया, बाकायदा खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको एडमिट किया है कि नहीं 53 का तो इजाफा होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उस 53 का भी इजाफा नहीं किया। तो कहीं कहीं बदली थी। तो सर तो अब क्या गारंटी है कि आपको जो यकीन दहानी कराई गई है उस पर अमल हो जाएगा? ना तो बल्दियाती कवानीन की तरमीम के हवाले से कोई बात मानी गई आपकी, सर ना इलेक्शन मौखर कराने के हवाले से, डिलिमिटेशन के हवाले से, हालांकि अप्रैल में ये डिलिमिटेशन हुई, और मतलब आप लोगों को उस वक्त भी जो एहतजाज करना चाहिए था, जो जिस तरीके का रिएक्शन करना चाहिए था, वो चीज़ें सर ना आपकी जानिब से, हालांकि उस वक्त आपकी पार्टी पीएसपी थी और फारूक सत्तार साहब अलग पार्टी में थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अलग थी, लेकिन सर कोई किसी किस्म का ये जो एहतजाज, ये तमाम चीज़ें अब हो रही हैं, अगर जिस वक्त ये डिलिमिटेशन हुई थी उस वक्त कर ली जाती तो शायद यहाँ तक की नौबत नहीं आती। देखो डॉक्टर साहब, ये चीजें तो सारी चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद है, किसी ने शक्ल के अंदर एमक्यूएम भी, अगर आप बात करें पीएसपी की, जरा अब तो पीएसपी का मर्जर हो गया है, तो और अगर फारूक सत्तार साहब, ये तीनों जो लोग अलग अलग भी थे, तब भी तो अपना अपना रोल प्ले करते रहे कराची के शहरों के मसाइल के हवाले से। खैर अब ये सब मर्जर हो गया है, और अब मिलकर हम ये जो धरना दे रहे थे, वो धरना देने का हमें कोई शौक थोड़ी है कराची के लोगों को डिस्टर्ब करना या खुदा न खासा, बल्कि हमने एक जमहूरी जो एक अंदाज है, जो जमहूरी तरीके थे, वो तो हमने सारे अपनाए हैं ना। इनसे बात की, सीम हाउस में मीटिंग हुई, फिर बिलावल हाउस में मीटिंग हुई, जो खदशात हैं, जो शिकायत थी, जो रिजर्वेशन थी, उनके सामने रखी है। और ये कोई नाजायज थोड़ी है। हमने ये कहा है कि जब आप कराची में जहाँ 6,000 7,000 पर अगर आप यूनियन काउंसिल बना रहे हैं अपने हलकों पर, अपने पसंदीदा हलकों पर, तो और कहाँ जो आपके वोट नहीं वहाँ पे 80,000 पर 70,000 पर आप बना रहे हैं, तो ये तो जरा सा बदनीति है ना। इसी तरह से हैदराबाद में भी आप देखें कि हैदराबाद जो अर्बन एरिया शहरी, उसमें 23 इलाके रूरल को शामिल करके वहाँ भी अकलियत में लाने की कोशिश की ताकि उनका मेयर आ जाए। तो असल जो निगाह जो नजर है वो मेयरशिप के ऊपर है कि मेयरशिप हासिल कर और फिर हम अपने कराची और इस हैदराबाद पे हम कब्जा करें। भाई अब आप काम करें ना, आप अच्छे काम करेंगे तो खुद ब खुद कराची और हैदराबाद के शहरी आपके साथ हो जाएंगे। लेकिन शब्बीर भाई मुझे ये बताएं सर, पहले आप लोग, बात ये सर, अब अगर मैं आपसे माजी की बात पूछूं कि आप लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया करते थे कि ये तमाम चीज़ें मुत्तहिदा जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत के साथ मिली हुई है, और इसीलिए किसी चीज़ पे कोई एहतजाज नहीं किया जाता, किसी चीज़ पे कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। सर बातें तो माजी में कही हुई हैं ना, अब भी उस बात पे कायम है आप? देखो माजी की तो हम बात कर ही नहीं रहे। माजी में तो बहुत कुछ बात की गई। माजी की अगर आप बात करें तो माजी में तो आज अगर शहबाज शरीफ जो इस मुल्क के वजीर आजम है जी, बहुत बड़ा ओहदा उनके पास है। फिर खुद जरदारी साहब, आपको पता है कि वो उनकी हुकूमत सूबा सिंध पे 15 साल से हुकूमत कर रही है उनकी पार्टी, और खुद उनके बेटे साहब चेयरमैन साहब हैं। तो ये अगर पढ़ाएं अब आज वो लोग साथ बैठे हुए हैं, वरना एक वक्त ऐसा था कि एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, कह रहे थे हम गिरवान से घसीटेंगे। तो माजी की तो बात छोड़ दें, अब बात ये करना है कि जो वक्त गुजर गया अभी उसे हमें नहीं पीटना है।
ابھی ہم تو اگر آج ہم نے مرجر بھی کیا ہے تو یہ تو قوم کی اور شہر کی بہتری کے لیے ہم نے کیا ہے نا، ورنہ ہماری پارٹی بھی ایک وجود رکھتی تھی، لیکن یہ اتنا کڑوا گھونٹ اگر پیا گیا ہے تو شہریوں کے مفاد کے لیے کیا گیا ہے کہ نہیں سب مل کر ایک طاقت بن اچھا کر- سر، ایک اور آپ سے بڑا اہم سوال کرنا چاہوں گا سر. اب سر یہ ضمنی انتخابات جو ہو رہے ہیں اس میں یعنی جو امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں، اب جیسے مصطفیٰ کمال صاحب اگر کھڑے ہوتے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کے نام پہ اپنی ایک پارٹی رجسٹر ہے جس کا اپنا ایک نشان ہے جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے. ایک پارٹی ہیڈ جس کی اپنی پارٹی موجود ہو وہ کسی دوسری پارٹی کے انتخابی نشان پہ کیسے الیکشن لڑ سکتا ہے سر؟ کیا وہ اپنی پارٹی الیکشن کمیشن سے وڈرا کرنے جا رہے ہیں، کر چکے ہیں، یا ایسا ارادہ نہیں رکھتے؟ ایک بیک اپ کے طور پہ پارٹی موجود ہے، کل کو اگر اختلافات ہوتے ہیں تو کم از کم الیکشن کمیشن میں آپ کی رجسٹرڈ پارٹی موجود ہوگی. کیا کریں گے سر اس حوالے سے؟ سر ایسا ہے کہ 8 تاریخ کو نا 8 جنوری کو ہم سب جو ڈیزیگنیشن ہم اپنے پریزیڈنٹ صاحب کو ہم نے اپنے ڈیسی پہ جمع کرا دیے تھے نا، جو کہ 10 جنوری کو جو ہمارے صدر انیس قائم مغربی صاحب نے جو ہمارے وہ عہدے تھے وہ ان کو ایکسیپٹ کیا ہے، ریزائن کو، ہمارے ریزیگنیشن کو. اس کے بعد میں 12 تاریخ کو پوری دنیا نے دیکھا کہ میڈیا کے ذریعے پھر ہم دم ہوئے، مرجر ہوا ہے، ہمارا انضمام ہوا ہے بہادرآباد آفس میں آ کر. ہم نے اپنی پارٹی ختم کر کے اور ہم نے ایم کیو میں شمولیت کی ہے، اور اسی طرح سے 12 یا 13 کو باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن نکلا ہے. یہ چیزیں تمام جو قانونی تقاضے ہم نے پورے کیے ہیں. ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ ہم کوئی 2 نشانے ہمارے ہم الیکشن لڑیں گے، ہم کوئی اتنے بیوقوف تھوڑی میچور لوگ ہیں اور قانونی کام کرتے ہیں. دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی تھی دھرنے والی، تو دھرنا ہم نے کوئی ختم تھوڑی کیا ہے، اور ٹائمنگ ہم نے اس کو مؤخر ضرور کیا. وہ اس لیے کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں بحری مشقیں چل رہی ہیں، اور جو وہاں سے بھی ہمیں کہا گیا کہ گورنر صاحب خود چل کر تشریف لے کر آئے یہاں پر آفس میں. انہوں نے کہا کہ ظاہر ان کو اپروچ کیا کہ ایم کیو جس علاقے میں جس ایریا میں جو دھرنا دے گی، یقیناً وہاں پر 5 اسٹار ہوٹلس ہیں، وہ ریڈ زون کا ایریا آتا ہے. تو اس طرح سے یہ سفارش انہوں نے ہم سے کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ کسی طریقے سے اس کو آپ چند دنوں کے لیے مؤخر کر دیں. تو ہم نے 2-4 دن کے لیے مؤخر کیا ہے. جیسے یہ مشقیں ختم ہوگی رات کمیٹی بیٹھ کر کنٹینیو کریں گے. شبیر بھائی، میں نے آپ سے پوچھا یہ تھا کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان زمین پارٹی اور ڈولفن کا نشان اس سے وڈرا کر لیا گیا ہے، یا یہ الیکشن کمیشن میں موجود ہے ابھی بھی؟ سر پارٹی انٹرنل پارٹی میں استعفیٰ دینا، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ. میں الیکشن کمیشن میں دیکھیں سر، ویسے تو آپ کو یاد ہوگا متحدہ قومی موومنٹ جو ہے نا پہلے فاروق ستار صاحب کے نام پہ رجسٹر تھی، اور ٹھیک ہے پارٹی کا سربراہ کوئی بھی ہو، قائد کوئی بھی ہو. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ایک الگ چیز ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ویسے جو سیاست کر رہی ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. اسی طرح سر آپ کی جو پارٹی ہے وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ پارٹی ہے، اور اس کا ایک بڑا لیندی پروسیجر ہے جو آپ لوگوں نے بڑی مشکل سے ایک وقت لگتا ہے ممبرشپس اور تمام چیزوں میں. تو کیا اب پارٹی نے یہ اپنا جو پارٹی پوزیشن ہے اس سے وڈرا کر لیا ہے الیکشن کمیشن میں؟ کیا پارٹی آپ کی رجسٹرڈ نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں نے ایک بات کہی نا آپ سے، میں نے آپ کو ڈیٹ وائز آپ کو بتایا ذرا جی. تو یہ ساری چیز جب اتنے ہم کام کر سکتے تو یقین یہ بھی ہم خلا کیوں چھوڑیں گے. تو تمام جو فارمیلٹیز ہیں قانونی جو تقاضے ہم نے پورے کیے ہیں. اچھا. جو پورے کیے، ان کیس اگر نہیں کیے ہوں گے تو وہ ایرر آئے گا، تو سامنے آ جائے گا، پبلک کے سامنے آ جائے گا سارا میڈیا کے ذریعے. تو ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، خدا نخواستہ کوئی غیر جمہوری عمل نہیں کیا ہے. اور بات آپ یہ کر رہے ہیں ان کی، آپ بات یہ سوال آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کر رہے ہیں نا کہ جو 15 سال سے حکومت کر رہی ہے جی، وہ بدنیتی کے اوپر کراچی شہریوں کے ساتھ انہوں نے کیا ایسا سلوک کیا ہے کہ انہوں نے بالکل ڈیلیمیٹیشن کر کراچی کو بالکل یکسر تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. در پہ تقسیم کرتی ہوئی چلے گی وہ. اور اسی طرح سے حیدرآباد کو سندھ کے شہری علاقے، خالی ایون یہی نہیں کہ میں حیدرآباد اور کراچی کی بات کر رہا ہوں، اتنے بھی چاہے وہ نواب شاہ کو لے لیں، آپ نیتو خاص کو لے لیں، آپ سکھر کو لے لیں، دیگر چھوٹے ٹنڈولے آ رہے ہیں اور دیگر علاقے ہیں، ان علاقوں میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے کہ جو ان کو مینارٹی کو ختم کر، ان کو میجارٹی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ووٹروں کو شامل کر اور مینارٹی میں کوشش کی ان لوگوں کو. مجھے تو یہ بڑی زیادتی کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش ہماری جمہوری طریقے سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم کسی کو پتھر نہیں مار رہے ہیں، کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک آئینی جمہوری حق ہے کہ ہم روڈ پہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اپنا احتجاج ہم ریکارڈ کروائیں گے جی، دنیا کے سامنے ہم ریکارڈ کروائیں گے. میڈیا کے ذریعے آپ جیسے اینکرز جو دوست ہیں ان کے ذریعے کے بھی، کیونکہ جو ایم کیو کے جو مطالبات ہیں وہ اپنے ذاتی مطالبات تھوڑی ہیں، ان شہریوں کے مطالبات ہیں. اس شہر میں تو پیپلز پارٹی والے بھی رہتے تھے تو ان کے بھی فائدے کی بات ہے. جماعت اسلامی والے ہیں، دیگر پولیٹیکل پارٹیاں، دیگر لوگ رہتے ہیں، دیگر قوم کے لوگ رہتے ہیں.
یہ تو سب کا ہی فائدہ ہے. ہم تو شہر کی بات کر رہے ہیں, کوئی مخصوص کسی طبقے قوم کی بات نہیں کر رہے. اچھا سر, لیکن اس پہ میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا, پھر میں دوسرے مہمانوں کی طرف بھی جاؤں گا, لیکن آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. شبیر بھائی, میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر کہ آفاق صاحب نے ایک بات کی, چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ, انہوں نے کہا متحدہ قومی موومنٹ کس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے معاہدہ ہے اور سندھ حکومت سے اچھی کوارڈینیشن ہے, وفاق کی حکومت کا حصہ ہیں, وفاق میں اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. احتجاج کرنا ہے, دھرنا دینا ہے تو پہلے حکومت سے نکلیں, اس کے بعد دھرنے کی بات کریں. حکومت میں رہتے ہوئے یہ کیسا دھرنا ہے جو اپنی ہی حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے؟ یہ تو مزے والی بات ہے, یہ تو مزے والی بات ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ ہم نہیں چاہتے ان حالات میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معاشی حالات آپ دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی جو اندرونی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ در پہ جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان کے اندر, تو مزید پاکستان کو ہم پاکستان کو مزید کسی امتحان میں یا کسی ازماش میں نہیں ڈالنا چاہتے. بولنے کو تو خیر کچھ بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یار اچھا ہمارے ریزائن کرنے سے کیا ہو جائے گا. اگر چلو مثال کے طور ہم ریزائن کرتے ہیں, حکومت کا دھڑا سستا ہو بھی جاتا ہے, کیا کیا ڈالر کیا 250 روپے سے کیا ڈالر 150 روپے کا آ جائے گا, یا کہ اگر آج بدین آئل اگر 600 روپے لیٹر مل رہا ہے آج کے 200 روپے لیٹر ملے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم ایسا کوئی قطعی نہیں کام کریں. ہاں حکومت میں رہتے ہوئے ہم اچھے طریقے سے اپنا احتجاج تو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, ہم حکومت کے سامنے کوئی بے بس کوئی خاموش ہو کر تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہم تو شہریوں کی اور ملک کی اور مطلب لوگوں کی ان کے جو مسائل ان پہ ہم بات کر ہی رہے ہیں. دو ٹوک بات کر رہے ہیں, ہم اسمبلی میں بیٹھ کے بھی بات کر رہے ہیں, ہم روڈ پر بھی بات کر رہے ہیں, جو کہ ہمارا جمہوری طریقہ ہے, جمہوری ہمارا حق ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. باقی حکومت میں باہر آنے سے تو چاہے وہ آفاق صاحب بات کریں, جو کوئی بات کریں, میں سمجھتا ہوں مسئلہ نہیں, مزید یہ پاکستان کو مزید اور ان حالات کے اندر مزید پاکستان کو مزید پریشانی میں مبتلا کرنے کے. ٹھیک چلو ٹھیک ہے. شبیر بھائی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. شاہ نواز صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا سر, ضمنی انتخابات جو ہے نا وہ اب زور پکڑتے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑا پریشر ہے. ایک طرف اپنی جیتی ہوئی سیٹوں پر یہ الیکشن لڑنا ہے, لیکن دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ, یہ دونوں پارٹیاں بڑی پرعزم نظر آتی ہیں اور ان دونوں پارٹیوں کے دعوے ہیں کہ اس دفعہ آپ کو اپنی جیتی ہوئی سیٹوں پر یہ الیکشن جیتنے بہت مشکل ہو جائیں گے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ابھی 3-4 مہینے پہلے الیکشن ہوئے, اس کے محمود مولوی کے حلقے میں یہ تمام پارٹیاں مل کے ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی, اور اسی طرح عمران خان صاحب کے خلاف بھی وہاں جو شاہ فیصل کالونی میں ہے وہاں بھی یہ مل کے الیکشن لڑ رہے تھے, لیکن وہاں پر ان کی ضمانتیں ضبط ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہے, کراچی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ یہ الیکشن ہم بھاری اکثریت سے جیتیں گے. جس طرح ہم نے سر, آپ سمجھ رہے ہیں الیکشن, یہ مجھے بتائیں سر, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں مشکل ہے ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ ابھی پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ بھاری اکثریت سے جیتیں گے. بات یہ ہے کہ اگر فری اور فیئر الیکشن کرائے تو پھر انشاءاللہ ہم بھاری اکثریت سے جیتیں گے, لیکن جس طرح بلدیاتی الیکشن ہوئے اور اسی طرح الیکشن کرائیں گے نا تو ہمیں تو امید تو نہیں ہے, کیونکہ بلدیاتی الیکشن میں رات تک ہم جیت رہے تھے اور صبح جو ہے انہوں نے ریزلٹ چینج کر لیا ہے. پولیس ان کا, ڈی سی ان کا اور اے سی ان کا, پورے انتظامیہ ان کا تھا. تو اگر اس طرح الیکشن انہوں نے کروانے تو پھر تو یہ بالکل یہ بول رہے کہ بھئی ہم جیتیں گے تو اسی طرح, کیونکہ ظاہر سارا عملہ ان کا ہوگا. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب ابھی میں اپنے بھائی لیکن یہ بائی الیکشن جو ہوئے ہیں پچھلے, اس میں بھی تو انہی کا عملہ تھا سارا. اگر اس میں آپ جیت سکتے ہیں تو پھر آپ ضمنی انتخابات میں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ضمنی انتخابات جو ہوئے اس میں کیا ان کا حلقہ نہیں تھا, مطلب ان کا عملہ نہیں تھا کیا ڈی سیز اور تمام لوگ ان کے نہیں تھے؟ اگر ایسی شکست دینی ہوتی تو وہاں ڈی سی اور اے سی کے انڈر نہیں تھے وہ الیکشن. ابھی یہ بلدیاتی الیکشن تو ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر نے کروائے سارا, اور بہت سے علاقوں میں ڈاکٹر صاحب ایسے تھے کہ پریزائڈنگ افسر کینڈیڈیٹ اپنے رشتہ داروں کو بٹھائے ہوئے تھے. ہمارے گلشن اقبال کا ایک حلقہ ہے, وہاں پر بلوچستان سے ایک بندے کو لا کے پریزائڈنگ افسر بنایا تھا جو وہاں کا یو سی کا چیئرمین الیکشن لڑ رہا تھا, پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کا رشتہ دار تھا. ڈاکٹر صاحب بات یہ نا کہ ابھی جیسے میرے بھائی شبیر بھائی بات کر رہے تھے, میں شبیر بھائی سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آج سے 9 مہینے پہلے جب آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے تھے, تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے نکل رہے تھے, تو یہی آپ کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ مہنگائی ہے اور اس وجہ سے ہم عوام کو کیا فیس کریں گے. تو آج میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں کہ کیا مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ کیا آج آپ کے آفیسز کھل گئے ہیں؟
बात यह है कि आज महंगाई 4 गुना बल्कि 100 गुना बढ़ गई है। जो पेट्रोल 150 रुपए लीटर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में था, आज 250 और 2-3 दिन बाद 300 तक पहुंचने वाला है। आज प्याज 300 रुपए किलो है, आज घी 700 रुपए किलो मिल रहा है, आज आटा 150 रुपए किलो मिल रहा है। तो मेरे भाई, आप आवाम को क्या दिखाओगे, मुंह दिखाओगे? इस नाअहलों का बोझ उठाने से बेहतर है कि आप आ जाए और अपोजिशन में बैठ जाए। अच्छा सर, मैं अभी शबीर भाई से भी पूछता हूँ, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा सर कि आप नहीं समझते अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरदमशुमारी का ऑडिट करा लेती, 4 साल आपके पास थे सर, गलत गिना गया कराची को, आप लोगों ने इंडोर्स किया, CIC के फैसलों के खिलाफ जाते हुए एक ऐसी मरदमशुमारी पे ठप्पा लगाया सर। कराची के जो मैंडेट लेने वाले जो यानी कौमी असम्बली के जो नुमाइंदे थे या जो वज़रा थे सर, उन्होंने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि कराची के अवाम ने उनको वोट दे के भेजा है, और उन्होंने जो आबादी जिस तरीके से जिसको रोका गया था, जिसके नताइज को इंडोर्स होने से आप लोगों ने सर इंडोर्स करवा दिया, यहाँ तक कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वज़रा से भी करा दिया सर। उसके बाद फिर आप किस मुंह से कराची वालों के पास वोट लेने जाएंगे जब उनकी गिनती नहीं ठीक करा सके आप? 4 साल कम तो नहीं होते सर। जी शाहनवाज साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? शाहनवाज साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, वो हमारे साथ राब्ता मुनक़ता हो गया। शबीर भाई सर क्या कहते हैं सर? एक तो इस हवाले से कि आप लोग भी हुकूमत का हिस्सा रहे 4 साल, लेकिन मरदमशुमारी जो है ना वो सही गिना नहीं जा सका। दूसरी जानिब महंगाई की जो पोजीशन है, आप नहीं समझते इस पर भी सर आप लोगों का एहतजाज बनता है? जो इस वक्त मुल्क में महंगाई की पोजीशन है, आम आवाम की दस्तरस से निकलती जा रही है, अशिया खुर्नोश तक अब आम आवाम की दस्तरस से दूर होती जा रही है, क्या कहेंगे शबीर भाई? डॉक्टर साहब आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। इसी किस्म की कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से जो साहब क्या नाम था उनके, जदू साहब जो बात कर रहे थे, तो इसके साथ तो MQM का इत्तेहाद रहा ना तकरीबन कोई 42 मंथ, 3.5 साल इनके साथ हम रहे, और जो मसाइल थे वो इनके सारे नॉलेज में थे। वज़ीर-ए-आज़म खुद जब उस वक्त इमरान खान थे, 12 MQM का डेलीगेशन उनसे मिला और उनसे शिकायत करते रहे। जो सबसे बड़ा जो सर पहले से वो सेंसस के हवाले से था कि कराची के लोगों को कम गिना गया है, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। दीगर कराची के मसले थे, ज़ाहिर को 3.5 साल का अरसा कम नहीं होता है, वो कराची से मुंतखब हुए थे। कराची से भी मुंतखब होने के बाद में कराची की सीट को उन्होंने छोड़ा, और उसके बाद में फिर वो कभी कराची आए ही नहीं। अगर कराची भी आए इन 3.5 सालों में तो चंद घंटों के लिए आए। वो गवर्नर हाउस आते थे या आकर अपने चंद घंटों में वही वो फीते काटते थे, और फीते काटने के बाद में वो चले जाते थे। कराची को उन्होंने ऑन किया ही नहीं। बस कराची में झूठे दावे उन्होंने की, कभी कहा कि मैं 163 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूँ कराची की डेवलपमेंट के लिए। फिर आए, फिर उन्होंने कहा मैं कराची के लिए 1100 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूँ, लेकिन दिया उन्होंने झेला भी नहीं। तो 3.5 साल का सब बहुत कम होता है। ये तो MQM ने उनका साथ दिया। जाहिर है MQM मैंडेट लेकर आई, एक आवाम को रिप्रेजेंट करती है, ज़रा आवाम को MQM को जवाब देना था। बहुत ज्यादा हो गई थी, गिनती सही करवा नहीं सक रहे हैं। ये सारे मसाइल की बात हम करते रहे, पार्लियामेंट में भी होती रही ये बात, और ये बार मीडिया के जरिए भी होती रही, लेकिन PTI को तो अपना कागज का नशा सवार था, वो तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं थी। जब छोड़ उनको, अब ये बात कर रहे हैं कि MQM ऐसे थी, तो ये सारी चीजें डॉक्टर साहब अब ये तो उनको सोचना चाहिए। बहरहाल हम आवाम के मसाइल से कोई भागे नहीं, आवाम के मसाइल को अच्छी तरह से हम जानते हैं, उसी तबके से हम ताल्लुक रखते हैं। लेकिन बहुत महंगाई हो गई है, इस महंगाई के अंदर गरीब आदमी का जीना बहुत मुहाल हो गया है, और इसके लिए ज़ाहिर है MQM अपना रोल प्ले करिए, क्या कर सकते हैं, हम आवाज़ें उठा सकते हैं। बाकी ये पॉलिसी बनाना वो तो जो हुकूमत के जो बड़े लोग हैं उनका काम है कि वो बैठ के पॉलिसी बनाएं और इस मुल्क को बहरान से निकालें। अब देखेंगे ये पाकिस्तान किस तरह बहरान से निकलेगा। अभी 2-4 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि सिर्फ 43 गाड़ियां हैं बरतानिया के पास, हुकूमत के पास, ठीक प्रोटोकॉल में, दीगर काम में, और सुबह सिंध जो कि पाकिस्तान का सुबह से ठीक है। अच्छा सर शबीर भाई आप मेरे साथ लाइन पे रहिएगा, शाहनवाज जदून साहब भी मेरे साथ लाइन पे, यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद नाज़रीन जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ लाइन पे होंगे, उनसे भी बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आइन के हवाले से बात कर रही है उस हवाले से बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं, एक तरफ तो
कराची के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, दूसरी जानब जो है वो मुल्क में जो पंजाब असम्बली और KPK असम्बली के इंतखाबात की तारीख़ों का मामला है वो भी अपनी जगह मौजूद है। और अब देखना ये होगा कि ख़ास तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो क्लेम करती है कि उससे ये मैंडेट छीना गया था, क्या वो ये मैंडेट हासिल कर सकेगी ज़िमनी इंतखाबात में या नहीं। शबीर क़ायम ख़ानी साहब रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमारे साथ मौजूद हैं और शाहनवाज़ जदून रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर साहब क्या कहते हैं सर, क्या जो क्लेम आपका है कि कराची से आपका मैंडेट छीना गया और वो मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया, अब इन बाई इलेक्शंस में क्या उम्मीद करते हैं। पार्टी मर्जर भी हो चुका है लेकिन वोटर आपसे कुछ नाराज़ नज़र आते हैं सर, ना वोटर टर्न आउट आता है कराची में, और अगर टर्न आउट आ भी जाए तो लास्ट ज़िमनी इंतखाबात जो आपने जीते हैं, अबू बकर साहब की जो सीट जीती है वो सर कोई 100 वोटों का भी फ़र्क नहीं था TLP से जो सीट आप जीते हैं। वो पार्टी जो कि मतलब लाख एक लाख वोट की लीड से जीतती हो, वो अगर 100 वोटों से कम की लीड पे जीतती है तो आप नहीं समझते वोटर आपसे नाराज़ है, क्या कहेंगे सर। डॉक्टर साहब, असल बात ये है कि आप ये देखें कि ये बात आप कर रहे हैं 8 माह पहले की, जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं TLP का, अभी आप ज़मीनी इलेक्शन उनका रिजल्ट उठा के आप देख लें जी, तो उनके गुब्बारे से तो हवा निकल गई है ना। अभी 8 ज्यादा अरसा नहीं हुआ ना, 8 माह का ही अरसा हुआ है। इस 8 माह के अरसे में आप देख लें कि अगर आप चलो इन्हें 240 का जिक्र कर रहे हैं, जो TLP को वोटों का आप जिक्र कर रहे हैं कि MQ सिर्फ 100 वोटों से कम से जीती है, लेकिन अभी हम तो नहीं थे ना, हमने तो बाइकाट किया है। वही लोग थे ना मैदान में, उन्होंने कौन से पहाड़ तोड़ लिए या कौन से तीर मार लिए, आप देख लें उन्होंने क्या रिजल्ट रहा। तो वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मेरा सवाल ये कि जो आप बात कर रहे हैं कि PTI की जो सीट छीनी गई थी और हम अपना, देखो उसमें 2 चीजें हैं, एक तो हकीकत और एक दावा है। हम दावा नहीं कर रहे हैं बल्कि हकीकत है, और सब लोग जानते हैं कि जो ये सीटें हमेशा MQ के पास ही रही हैं और MQ ही जीती रही है अवामी खिदमत कर। और अभी इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, बड़ा बहुत नहीं बोलते हैं, 16 मार्च को जब इलेक्शन होंगे, जब रिजल्ट आएगा इन 9 हल्कों का, तो इंशाल्लाह ताला MQ ही जीतेगी यहाँ से। शबीर भाई, लेकिन जिनको जिताया गया था वो लोग, वो अब उनकी पॉपुलरिटी नहीं रही ना। वो पॉपुलरिटी जो आप बात कर रहे हैं 5 साल पहले की, 5 साल में इनको 3.5 साल मिले हुकूमत सर। अगर मैं अभी रिसेंट पास्ट की बात करूं, माजी करीब की बात करूं, तो डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की सीट पे PIB से यानी फारूक सत्तार, जिनका दावा था कि वो सीट जीते हुए थे, वो भी खड़े हुए, मोहित अनवर भी खड़े हुए, दोनों के मिला के भी इतने, यानी महमूद मौलवी के आधे वोट भी नहीं हासिल कर सके सर। तो आप नहीं समझते कि अब एक आई ओपनर था ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए। कराची में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा ना, लोगों कराची में जब कराची के लोगों से ज्यादतियां होंगी, नाइंसाफियां होंगी, तो बाई इलेक्शन में आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, बाई इलेक्शन में तो वैसे ही टर्नआउट कम रहा है, हमेशा ही कम रहा है। कोई भी इलेक्शन आप ले लें, ये पंजाब है, जो पंजाब में फिर भी बाई इलेक्शन में थोड़ी गेमा गमी नजर आती है, लेकिन कराची बाई इलेक्शन में लोग तवज्जो नहीं देते। जितने इलेक्शन भी आ जाए तो बड़ी बात समझी जाती है, लोग नहीं निकले हैं कराची से, कराची में लोग नहीं निकले। इंशाल्लाह आप लोग निकलेंगे, जब कराची वाले लोग ये बात सोचने पर मजबूर हुए कि हम नहीं निकले, तभी तो हमारे शहर के साथ ऐसा मजाक खिलवाड़ हुआ है। तो अच्छा शबीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे सर। अभी हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम तैमूर तालपुर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी तैमूर साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रही है, तो सर क्या PDM में दरारें पाई जाती हैं? यानी एक तरफ इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही है यानी गवर्नर्स की जानिब से, दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं जी, हर काम जो है आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, इलेक्शन भी लड़ने चाहिए, जबकि PDM नहीं चाहती कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? तैमूर साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? देखिए हमारा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुलंद जी। देखिए जी, पीपल्स पार्टी का बड़ा ही क्लियर मौक़िफ़ है। हमने कभी भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल कदम ना लिया है, ना हम लेंगे, और मैं नहीं समझता कि कोई भी हम में भी डिफरेंसेस हैं, पर ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत सी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो हर किसी का कुछ अपना थोड़ा बहुत सोच समझ होती है। पर मैं ये इतना जानता हूँ कि जो प्रेसिडेंट जरदारी डिसाइड करेंगे, मेरे ख्याल से वो फाइनल होगा, और एक पेज पे हैं और एक पेज पे रहेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, पर PDM में दरार ना मैं अभी देख रहा हूँ, ना मैं फ्यूचर में देख रहा हूँ, ना मैं आने वाले इलेक्शन में भी देख रहा हूँ।
لیکن سر جس طریقے سے مسلم لیگ نون بھی آپ پر یعنی کوشش یہ کر رہی ہے کہ آپ ان ضمنی انتخابات میں الیکشن میں حصہ نہ لیں، جبکہ یعنی آپ کی پارٹی جو ہے وہ بہت پر امید ہے. ایون اگر ہم کراچی کے ضمنی انتخابات کی بات کریں اس میں بھی بڑے بھرپور طریقے سے نامینیشنز فائل کی گئی ہیں. جتنے پرومیننٹ نام آپ کی پارٹی میں ہیں ان سب کو، اور خاص طور پہ کراچی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نمائندگی دی جا رہی ہے تاکہ ان الیکشنز میں کامیابی حاصل کی جائے. سر کیا کریں گے اگر زیادہ پریشر آتا ہے؟ آپ کی اتحادی جماعتیں کہتی ہیں کہ نہیں جی الیکشن کی طرف نہ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ عوام میں تاثر جائے گا کہ پی ڈی ایم کی حکومت الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں صدر زرداری نہ تو پریشر لیتے ہیں اور نہ ہی کوئی اس طرح کا فیصلہ جلد بازی میں کرتے ہیں. زرداری صاحب نے جو ہے ذہن بنا لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کو جس طرح سے سنگل لارجسٹ میجورٹی ملی اور پی ٹی آئی کو ہم نے آؤٹ کر دیا، ان کو آئینہ دکھا دیا، کیونکہ اصلی حقیقت کیا ہے جب وہ ان کو جو لانے والے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو ان کا یہ حشرہ کے بچتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے بڑا زبردست وکٹریز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ضمنی الیکشن میں، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اچھا سر مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ٹکٹس کے حوالے سے پارٹی پالیسی یعنی اب کراچی میں یہ نظر آتی ہے کہ اردو اسپیکنگ لوگوں کو زیادہ اوپر لایا جائے، کیا یہ بات درست ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو ڈفرینشیٹ نہیں کرتی ہے اردو اسپیکنگ، ہندی اسپیکنگ، پشتو اسپیکنگ میں، پر ہاں جو علاقے ڈومینیٹڈ بائی اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے تو وہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اسی زبان کا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ آ کے مقابلہ کرے، وہ بہتر مقابلہ کرے گا. اچھا تیمور صاحب، یہ جو ابھی دھرنا مؤخر ہوا متحدہ قومی موومنٹ کا، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جی حلقہ بندیاں بدل دی جائیں گی، کوئی نوٹیفیکیشن مزید نکالا جائے گا. کیا کہتے ہیں سر؟ جب رہنماؤں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف ایم کیو ایم کو تسلی دینے کی بات کی گئی ہے. جو آفیشیل ورڈکٹ آتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اس میں ہم بالکل دیکھیں گے اور کوشش کریں گے ان حلقہ بندیوں کو درست کیا جائے. ایون ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا، جبکہ اس سے ایک روز پہلے تک آپ کے تمام رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ جی کسی قسم کا کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں نکالا جائے گا جس سے الیکشن روکا جائے. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ ایسی بات میرے کہیں سے بھی علم میں نہیں ہے کہ الیکشن کوئی روکا جائے گا. جب پچھلی بھی جو لوکل باڈی الیکشن ہو رہی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہم جس حد تک ان کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے تھے، جس حد تک ان کو پش کر سکتے تھے، ہم نے وہ سب کیا. رات کو صبح کے 4 بجے تک ہماری میٹنگ چلتی رہتی تھی وہاں پر سی ایم ہاؤس کے اندر جی. پر اب اگر کورٹ آ کے کوئی فیصلہ چینج کر دے گا یا الیکشن کمیشن کر دے گا تو اس میں تو ہمارا کردار نہیں رہ جاتا نا کوئی. تو لہٰذا ہم نے پہلے بھی کوشش کی ہے کہ انہیں ہر بات سے سیٹسفائی کرو، اور انشاءاللہ آگے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہتر پالیسی رہے گی کے ساتھ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب، آپ کا شکریہ. شبیر قائم خانی صاحب آپ کا شکریہ، اور شاہ نواز جدون ہمارے ساتھ تھے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.